हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूँगा, सिंगल स्लिट। और काफ़ी कंपटीशंस में और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो पीसीएस आईएएस का एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो इसमें मैंने डिस्कस किया है सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन। तो सभी जाने कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली जो बेंडिंग होती है लाइट के अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो डिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकलती हैं, जब लाइट रेज प्राइमरी वेव फ्रंट जाके टकराता है कहीं पे, और जहाँ जाके वो टकराता है जो ऑब्स्टिकल होता है उससे, तो ऑब्स्टिकल से जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती हैं उनके सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन पैदा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि डिफ्रैक्शन पैदा कैसा होता है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स का जो सुपरपोजिशन है हाइगन्स की थ्योरी के हिसाब से उससे जनरेट होता है। मूलभूत जो अंतर है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का, उसमें सदा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है कि जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस के अंदर जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उनका सुपरपोजिशन होता है। और प्राइमरी वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन में भी जो दो तरीका का चलता है वहाँ पे, एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का डिवीजन होता है और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। और जो दो कोहेरेंट सोर्स होते हैं, उन कोहेरेंट सोर्स जो दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल कोहेरेंट सोर्स से के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस पैदा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर हमारे जो है फ्रिंजेस बनती हैं, और फ्रिंजेस जो होती हैं उसमें अल्टरनेट चलता है। जो हमारी फ्रिंजेस हैं वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं। तो ब्राइट के अंदर और डार्क के अंदर जो डार्क वाली जो फ्रिंजेस हैं उनकी सबकी इंटेंसिटी समान होती है, और ब्राइट की जो इंटेंसिटी है वो ब्राइटनेस सबकी जो जितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी समान होती है। और वहाँ पे दो तरीका का होता है, डेस्पेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ सुपरपोजिशन से जो लाइट रेज है सेम फेज में आके मिलती है। क्रस्ट और ट्रॉप पे मिलता है तो वहाँ पे हमें जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, और क्रस्ट और अगर ट्रॉप का सुपरपोजिशन होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलता है। तो इसमें हमने डिस्कशन देना है डिफ्रैक्शन का। तो इस डिफ्रैक्शन में देखें क्या हमने ले रखा है कि एक सोर्स है, लेंसेज हैं L1 और L2, और ये हमारी यहाँ पे स्लिट जो है यहाँ स्लिट है, और ये इसके अंदर यहाँ पे हम लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये स्क्रीन है। तो ये हमारे पार्ट्स हैं, यहाँ पे जो ये स्लिट है ये हमारा सोर्स है, ये लेंस है L1 कोहेरेंट। जो हमारे सोर्स ये जो रहते हैं लेंसेज वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया जाता है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से यहाँ से लाइट जलती है और इस लेंस के साथ कॉन्वेक्स लेंस उन्हें फोकस कर देता है। इस यहाँ पे आकर टकराती है जो हमारी सिंगल स्लिट है उसके ऊपर। सिंगल स्लिट की विड्थ दे रखी है E, और जैसे यहाँ से टकराती है तो अगर यहाँ पर डिफ्रैक्शन ना होता तो सीधी की सीधी लाइट जाती, और यहाँ से टकराने के बाद में इस पॉइंट O पे फोकस हो जाता ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे O के ऊपर जाके फोकस हो जाता। लेकिन क्या देखते हैं कि जो लाइट रेज है वो यहाँ पे बेंड होती है इस तरीक़ा से, यहाँ से लाइट निकल के इस पॉइंट पर पहुँचती है, और यहाँ से जो है लाइट टकराने के बाद में इस पॉइंट P पर पहुंचती है इस टाइप से। ये यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स जो है जनरेट होती हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स जो यहाँ पे जनरेट होती हैं वो पॉइंट P पर जाके पहुंचती हैं, और सेकेंडरी वेवलेट का सुपरपोजिशन इस पॉइंट P पर देखा जाता है। इस O से जो पॉइंट P है वो उसकी डिस्टेंस लगातार चेंज होती रहती है, जिससे हम ऊपर और नीचे इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं, और इंटेंसिटी में देखते हैं कि कहाँ कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पहुँचते हैं। जहाँ पे फोटोन्स ज़्यादा पहुँचते हैं वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे फोटोन कम पहुँचते हैं वहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है। जहाँ पे ज़्यादा पहुँचते हैं वहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है, और जहाँ पे कम पहुँचते हैं वहाँ जो है ब्राइटनेस कम होती है, मीन्स डार्कनेस की तरफ होता है। अगर हम कहें कि डार्कनेस क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि डार्कनेस बेसिकली वो रीजन है जहाँ पर फोटोन की कमी है, और ब्राइटनेस वो है जहाँ पर फोटोन एक्सेस में है। जो मैथमेटिक्स है इसका मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने इसका डायग्राम एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हम देखेंगे कि पार्ट डिफरेंस हमारा कितना जनरेट हुआ। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है, यहाँ से जो लाइट रेज है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट P तक डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो ये जो है B के डिस्टेंस है वो यहाँ पे, ये जो लाइट है जो B से लेकर P तक पहुँची है उसको B के डिस्टेंस ज़्यादा चलनी पड़ रही है, और यही पार्ट डिफरेंस होगा। तो ये यहाँ पे E इसकी जो हमारी सिंगल स्लिट है उसकी विड्थ है,
और ये एंगल थीटा है, तो ये हमारा बी के जो डिस्टेंस है वो ई साइन थीटा होगी, क्योंकि हम साइन थीटा को लिख पाएंगे बी के अपॉन ई। साइन थीटा जो होता है वो हम सब जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बी के की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। बी के हमारे यहाँ पार्ट डिफरेंस है ई साइन थीटा होगी, जहाँ ई ये विड्थ होगी सिंगल स्लिट की। उसके बाद हम जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशंस होता है। फेज डिफरेंस जो होता है वो 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस होता है, और पार्ट डिफरेंस हमने यहाँ से एवोल्यूट किया हुआ है ई साइन थीटा, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 2π/λ इंटू ई साइन थीटा होगी। तो सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस लें ई साइन थीटा, और फिर फेज डिफरेंस लें 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस से, तो 2π/λ ई साइन थीटा ये हमारा फेज डिफरेंस होगा। उसके बाद क्या करें कि जो ये हमारा बी के रीजन है, बी के डिस्टेंस है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फेज डिफरेंस है उसे n पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें, n इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमने इसको जो फेज डिफरेंस है उसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसके बाद में जो इसकी डिवाइड हम करेंगे इसे, तो जो रीजन है फेज डिफरेंस का उसका हम देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/n इंटू 2π/λ ई साइन थीटा। उसको हम d कह दें, इसको हमने d बोल दिया है। जो हमने n पोर्शंस में इसको b के रीजन को डिवाइड किया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आया है उस फेज डिफरेंस को n पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में, तो 1/n 2π/λ ई साइन थीटा को d कह दें। उसके बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं दिया है, कभी आगे फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है उसका फॉर्मूला पॉइंट P के ऊपर होगा R = A sin ND/2 अपॉन sin D/2। तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर रखें, किसी और वीडियो में मैं इसका डेरिवेशन आपको समझाऊंगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R बराबर इससे लिया जाएगा, A जो है वो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, जो ये सोर्स से लाइट आई है उसका एम्पलीट्यूड, और D की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे जो हमने यहाँ पे ली है, और N ये जो फेज है उसको जो N पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उसके करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से D की वैल्यू लें इस एक्सप्रेशन में, और D की वैल्यू ले लें 2π/λ ई साइन थीटा D को, और यहाँ पे पुट कर दें, और उसके बाद में पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा को अल्फा ले लें। तो जैसे हम ऐसा कर पाएंगे तो ये हमारा ND/2 हमारा अल्फा हो जाएगा। यहाँ से हम लिख पाएंगे इसे, क्योंकि इस n को यहाँ ले जाएं और 2 को नीचे ले जाएं, तो ND/2 यहाँ से आ जाएगा π/λ ई साइन थीटा, जो यहाँ पे मैंने ये लिया है पाई ई साइन थीटा को अल्फा ले लिया, और ये वैल्यू ND/2 जो है वो पाई साइन थीटा बाई लेमडा है, तो वो अल्फा के इक्वल है। तो R बराबर यहाँ से हो जाएगा A साइन अल्फा, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी अपॉन साइन, और D/2 जो होगा ये हमारा अल्फा अपॉन n होगा। तो ये R बराबर A साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन n होगा। साथ साथ ये हम सब जानते हैं कि जो n की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ली हुई है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है कंपैरेटिवली, तो ये वैल्यू जो एंगल होगा साइन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा तो ये बहुत कम होगा। इसको जब साइन x की तरफ अप्रोच करता है, जब x बहुत स्मॉल होता है, तो यहाँ पे जो जैसे हम ये कंडीशंस लगाएंगे साइन अल्फा अपॉन l को अल्फा/n ले लें, तो ये एक्सप्रेशन R की जो वैल्यू है वो Na साइन अल्फा अपॉन अल्फा होगी। इस Na साइन अल्फा अपॉन अल्फा में ये याद रखें कि n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है और A जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, और Na जो होगा क्योंकि n बहुत ज़्यादा लार्ज है, यहाँ पे A बहुत कम है, लेकिन Na की जो वैल्यू है वो फाइनाइट होगी और उसको A के इक्वल कह दें, और A जो है एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसके करस्पॉन्डिंग जो R आएगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमारा होगा वो A साइन अल्फा अपॉन अल्फा होगा। तो ये यहाँ पे लिखा है R बराबर A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। R यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और A जो है ये देख लें, A की जो वैल्यू है यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था ये स्मॉल Na होगी, और n यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो यहाँ पे जो ये रीजन्स है इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा पार्ट डिफरेंस है उस पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस लिया है, और उसको n पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में ये वैल्यू हम एवोल्यूट करके लाते हैं, जो मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ से R बराबर Na साइन अल्फा अपॉन अल्फा हमें वैल्यू मिलेगी, और Na को हम A लिख दें कैपिटल A, तो कैपिटल A बराबर स्मॉल n इंटू A जो है जो यहाँ से सोर्स है उसके द्वारा जो जनरेटेड जो सोर्स है उसके जनरेटेड जो यहाँ से वेव चलेगी उसका एम्पलीट्यूड है। तो R बराबर A साइन अल्फा अपॉन अल्फा यहाँ से एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। इंटेंसिटी को हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होगी वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो I बराबर जो होता है वो
आई का जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है वो 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आई जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर निर्भर करता है। तो आई को आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ले लें और बाकी के कॉन्स्टेंटों को 1 वैल्यू दे दें। तो आई बराबर आर स्क्वायर से ये वैल्यू ए स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फॉर्मूला ऑलवेज याद रखें, आर बराबर ए साइन एन टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू। ये एक्सप्रेशन सीधा पूछा गया है कंपटीशंस की दुनिया में। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर बराबर ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, ये भी सीधा पूछा जाता है। इंटेंसिटी पूछता है सिंगल स्लिट में, तो याद रखें कि ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर होगी, जहाँ ए की वैल्यू स्मॉल एन इंटू ए होगी। साथ साथ ये याद रखें कि अब हमसे जो पूछा जाएगा वो इसकी प्लॉटिंग कर्व पूछा जाता है। तो हम मिनिमा और मैक्सिमा देखेंगे कि किन वैल्यू पे जो हमारा एल्फा है वो थीटा का फंक्शन है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल्फा की जो वैल्यू है वो थीटा डिपेंडेंसी पे है, मीन्स थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वहाँ ऐसे ऐसे एल्फा चेंज होगा, और उसी के हिसाब से हमारा एल्फा का फंक्शन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और एल्फा का फंक्शन इंटेंसिटी है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि थीटा के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग अब हम ये देखेंगे कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। तो आई की वैल्यू को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर लें। अब मिनिमा जब होगा तो ये जो वैल्यू है, जब ये वैल्यू साइन एल्फा की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमारी 0 होगी। तो इंटेंसिटी 0 का मतलब होगा वहाँ पे उन पॉइंटों के ऊपर जो परफेक्ट डार्कनेस मिलेगी। तो साइन एल्फा अपॉन एल्फा को 0 कर दें तो यहाँ से हम देखेंगे कि साइन एल्फा बराबर 0 तब होगा जब साइन एल्फा की वैल्यू साइन एम पाई के इक्वल होगी। एम यहाँ पे इंटीजर है, तो साइन एल्फा को यहाँ पे लिख दें 0 और साइन और प्लस माइनस एम पाई हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो दोनों तरफ होगा, जो हमारा ओ से ऊपर के पॉइंट हैं उनके ऊपर भी और ओ से नीचे की तरफ भी। तो यहाँ पे एल्फा की वैल्यू प्लस माइनस एम पाई आएगी। एल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा। तो यहाँ से ई साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस एम लेमडा होगी। ये हमारी मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशंस होगी कि अगर ये कंडीशंस हमारी मीट आउट हो रही है तो हमारे पास जो है मिनिमा कंडीशंस ओबे होगी। वो ये कंडीशंस जब जब ओबे होगी तो वो मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। एम की वैल्यू जब हम +1 लेंगे, यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी कर्व में बता भी रखा है, यहाँ पे ये कर्व इस तरीक़ा से खींचा गया है इंटेंसिटी का। तो हम देख रहे हैं थीटा की वैल्यू जब पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, या थीटा माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई के करस्पॉन्डिंग है, तो उन पॉइंटों पे यहाँ पे हम इंटेंसिटी कर्व में देख रहे हैं वो 0 इंटेंसिटी है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब हमारा फेज जो होगा हमारा जब पाई 2 पाई 3 पाई इस पे होगा या माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई पे होंगे, थीटा की वैल्यू ये होंगी, उस समय पे जो इंटेंसिटी है वो हमारा मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे परफेक्ट डार्कनेस होगी। ये भी याद रखें कि जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें बैंक्स बनते हैं, और बैंक्स का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो हमारे डिफरेंट ऑर्डर की, जो हमारे पास 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इस तरीक़ा के केसेज होते हैं, उनके अंदर सब जगह इंटेंसिटी समान नहीं होती। तो जहाँ इंटेंसिटी समान रहती है डिफरेंट ऑर्डर्स पे, वहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस होता है, और डिफरेंट ऑर्डर्स पे अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होती है तो वो डिफ्रैक्शन होता है। तो ये भी ध्यान रखें। मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए क्या करें कि इंटेंसिटी हमने यहाँ से एवेल्यूट की हुई है, मैक्सिमम यहाँ की कंडीशंस लगा दें। आई जो फंक्शन है स्ट्रॉन्गली अल्फा का, तो मैक्सिमा कंडीशंस के लिए डी आई अपॉन डी अल्फा को 0 कर दें। तो डी आई अपॉन डी अल्फा को जैसे ही हम करेंगे तो डी अपॉन डी अल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर ये 0 होगा। ए स्क्वायर 0 नहीं हो सकता क्योंकि ना तो स्मॉल एन 0 है ना ही ए 0 है, तो कैपिटल ए 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब डी ओवर डी अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर को 0 कर दें। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट में आएगा एल्फा बराबर tan अल्फा। यहाँ से जो कंडीशंस हमें मिलेगी एल्फा इजकल टू tan अल्फा में है कंडीशंस ऑब्टेन होगी। एल्फा बराबर tan अल्फा में इसको एल्फा को y मान लें तो y बराबर एल्फा और y बराबर tan अल्फा। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स होंगे जो मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे। अब y बराबर एल्फा और y बराबर tan अल्फा का हम कर्व प्लॉट करें और देखें कि y बराबर एल्फा और y बराबर tan अल्फा किन पॉइंटों के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। जिन पॉइंटों के ऊपर y बराबर एल्फा और y बराबर tan अल्फा पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे। तो ये हमने इसमें किया है। वो पॉइंट्स जो मिलते हैं हमें जब हम एक इस कर्व की ट्रेसिंग करते हैं, जो मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, तो आप देख लें इसकी ट्रेसिंग, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं उस एक कर्व प्लॉट करके उसकी ट्रेसिंग भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन पॉइंटों पर हमें ये एल्फा बराबर 0, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2 इसके आसपास
जो ये पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, y बराबर अल्फा, y बराबर tan अल्फा। तो ये पॉइंट्स जो है वो हमारे मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंटों के ऊपर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसके बाद अल्फा बराबर 0 यहाँ पे पुट करें इस इंटेंसिटी के रिजल्ट में, तो आई बराबर a स्क्वायर साइन 0/0 का स्क्वायर होगा। हम जानते हैं कि साइन 0/0 की वैल्यू 1 होती है, तो आई नोट की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर होगी। तो ये हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा सेंट्रल सबसेक्टरी मैक्सिमा। तो सेंट्रल सबसेक्टरी मैक्सिमा का मतलब होगा कि जो इंटेंसिटी है वो सामने वाले जो रीजन्स के अंदर वो कितनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो इंटेंसिटी है जो जस्ट इसके पास सामने जो पॉइंट्स होगा ओ के चारों तरफ, इस कर्व को मैं यहाँ पे भी इस तरीक़ा से दिखा सकता हूँ। इस टाइप से ये कर्व आएगा, इस टाइप का कर्व होगा। सिमेट्री से ये कर्व ऊपर भी उसी फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाएगा, सिमेट्रिकल कर्व होगा ये। तो ये इस टाइप से कर्व होगा। तो यहाँ 84% जो लाइट है वो इसी रीजन में मिलती है जो हमारा सेंट्रल सबसेक्टरी मैक्सिमा होता है, और ये इंटेंसिटी से भी पता चल रहा है a स्क्वायर हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी। फिर अल्फा को 3π/2 रख दें इसी एक्सप्रेशंस के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ से I1 की वैल्यू a स्क्वायर साइन 3π/2/3π/2 स्क्वायर हो जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये 4/9π स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन 3π/2 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर/22 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो है मैक्सिमा आएगा, और फर्स्ट सबसेक्टरी मैक्सिमा। उसके बाद में सेकंड के लिए अल्फा की वैल्यू को 5/2 रख दें इस एक्सप्रेशंस में, तो I2 की वैल्यू a स्क्वायर साइन 5/2 का अपॉन 5π/2 का होल स्क्वायर होगी। ये वैल्यू सॉल्व करके हमें मिलेगी a स्क्वायर/61। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है अगर a स्क्वायर की रेशो से इसको सारे एक्सप्रेशनों को डिवाइड किया जाए तो I0, I1, I2, I3 की इंटेंसिटी रेशो 1/22, 1/61, 1/121। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होगी वो हमारा जो प्रिंसिपल सेंट्रल सबसेक्टरी मैक्सिमा है इस रीजन्स में होगी। उसके बाद जो इस वाले रीजन्स के अंदर है वो 1/22 होगी यहाँ पे इंटेंसिटी, और फिर 1/61 होगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कर्व और डाउन हो जाएगा। उसके बाद उससे आगे और इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इस टाइप से हमें कर्व ऑब्टेन हो जाएगा। और यहाँ बीच बीच में जो ये पॉइंट्स होंगे वो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो मिनिमा के होंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो लाइट है वो सामने ही पहुँचती है। यहाँ पे हम देख भी रहे थे 84% जो लाइट है वो सामने इसी के अंदर जाती है सेंट्रल सबसेक्टरी मैक्सिमा में, और 16% जो लाइट है वो इन रीजन्स में रहती है इधर और इधर। और सिमेट्री ये कहती है कि 8% इधर और 8% लाइट इधर पहुंचती है। तो इस तरीक़ा से हम समझा पाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन्स है उसमें 2-3 बातें मैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि कम्पिटिशन्स के लिहाज से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट खासतौर से कम्पिटिशन्स देने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशंस है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज याद रखें। उसके अलावा जो हमारे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अल्फा की फॉर्म में आता है इस एक्सप्रेशंस को ऑलवेज याद रखें। इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशंस है उसको याद रखें। y बराबर अल्फा, y बराबर tan अल्फा पे ये मैक्सिमा की कंडीशंस जो मिलती है उसे याद रखें। इंटेंसिटी की जो रेशो है वो किस ऑर्डर में रहती है उसको याद रखें। ये सब इंपॉर्टेंट हैं। और कर्व, कई बार कर्व प्लॉट करने के लिए कर्व बने हुए आ जाते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, बताएं कि इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कर्व होगा वो होगा। ये चीज़ें याद रखें, साथ साथ इसकी एक्सप्रेशंस को याद रखें जो मैं अभी समझा रहा था। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो एंगुलर हाफ विड्थ पे आता है। तो एंगुलर हाफ विड्थ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू को जो यहाँ पे कंडीशंस हमारी आती है e sin थीटा बराबर n प्लस माइनस m लेमडा, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू को इसको +1 ले लेते हैं और m को 1 वैल्यू दे देते हैं। तो e sin थीटा की वैल्यू हमारी लेमडा आ जाती है। और क्योंकि लेमडा बहुत छोटा है तो उसके कंपेरेटिवली क्या होगा, थीटा बहुत छोटा आता है यहाँ पे, तो साइन थीटा को थीटा लिख दें तो थीटा की वैल्यू लेमडा अपॉन ई आ जाएगी। लेमडा यहाँ पे जो वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, यहाँ पे जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ होगी और ई जो है विड्थ होगी। ये एक्सप्रेशंस कहलाता है एंगुलर हाफ विड्थ का। तो एंगुलर हाफ विड्थ पूछ लेता है लेमडा अपॉन ई पे, तो एंगुलर हाफ विड्थ याद रखें, थीटा बराबर लेमडा अपॉन ई से कैलकुलेट होती है। लेमडा और ई हमें देता है और एंगुलर हाफ विड्थ यहाँ से एवोल्यूट कर लेता है। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव मेरा ये लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि कॉम्पिटिटिव दुनिया को काफ़ी इनरिच करेगा। साथ साथ
जो फर्मी गोल्डन रूल पढ़ना चाहते हैं वो इसको बहुत अच्छे से देखें, खासतौर से जो नेट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि फर्मी गोल्डन रूल बेसिकली जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इससे जुड़ा हुआ है। जब मैं फर्मी गोल्डन रूल पर वीडियो आगे दूंगा तो इससे कंपेरिजन करूंगा उसकी, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो इसी से मैच करता है फर्मी गोल्डन रूल का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी यूजफुल मैं इस वीडियो को कहूँगा। तो आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो आगे अच्छा लगता है तो मैं डबल स्लिट और एन स्लिट की प्रॉब्लम्स उन्हें भी डिस्कस करूँगा, और ये कंपटीशंस में रेगुलर इंटरवल पर पूछी जाती रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल के जो कंटेंट को लगातार शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोशिश करें कि ये वीडियो का लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। तो इसमें इतना सहयोग ज़रूर करते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।